A very good morning to all the participants of this webinar. From DTRTI Lucknow, I am Arvind Mishra, Deputy Director, and this is 21st of August 2020. And we are studying Black Money Act. So in yesterday's session, we had studied up to Section 8. And we'll just do a quick revision of it and then move forward. So first of all, the basis of charge, जो चार्जिंग सेक्शन है, वो ये कहता है कि असेसमेंट ईयर 16-17 से ये एक्ट लागू हो जाता है और असेसमेंट ईयर 16-17 ऑनवर्ड्स एक टैक्स लिया जाएगा टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और एसेट पर। जो टैक्स लिया जाएगा वो होगा टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम, फॉरेन इनकम और एसेट पर, और वो 30% के रेट पर लिया जाएगा, दर पे लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के लिए लिया जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर वगैरह जो डेफिनेशंस है वो इनकम टैक्स एक्ट से ऑलरेडी बोरो कर ली गई हैं। तो ये टैक्स जो है 16-17 असेसमेंट ईयर से लेके आगे टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट पर लिया जाएगा, और ये जो फॉरेन इनकम और एसेट है उसके वैल्यू पर ये टैक्स लगेगा। जो अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है उस पे ये चार्ज होगा उसके वैल्यू पे, उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में वो नोटिस में आता है असेसिंग ऑफिसर के। यानी यहाँ प्रीवियस ईयर डिफाइन किया जा रहा है कि कौन से प्रीवियस ईयर में ये टैक्स लिया जाएगा इन केस ऑफ एन अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो सबसे पहले जब कहा गया कि टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट, तो इसमें इनकम भी है और एसेट भी है। इसमें से जो अनडिस्क्लोज्ड एसेट की जहाँ बात की जा रही है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उस पर जब टैक्स लेने की बात होगी तो जब भी वो एसेट नोटिस में आएगा असेसिंग ऑफिसर के, उस प्रीवियस ईयर में वो टैक्स लिया जाएगा और उसकी वैल्यू पे लिया जाएगा। यानी जो वैल्यू है वो उस साल की वैल्यू ली जाएगी जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है। जब वो खरीदा गया था एसेट, उस टाइम की उस टाइम की वैल्यू नहीं ली जाएगी। इससे ये निकल के आता है निष्कर्ष। और इस सेक्शन के पर्पज से जो वैल्यू ऑफ एन अनडिस्क्लोज्ड एसेट, जो ये वैल्यू जिस पे टैक्स लगना है, उसका मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। और एसेट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है किसी भी एंटिटी में, और ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये प्रिस्क्राइब मैनर में डिटरमिन होगी। प्रिस्क्राइब मैनर में यानी उसके लिए रूल होगा और रूल के तहत वो डिटरमिन होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4 स्कोप ऑफ इनकम के जैसे स्कोप ऑफ इनकम है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 5, वैसे यहाँ सेक्शन 4 है स्कोप ऑफ दी टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट। तो उसके स्कोप में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इस इनकम के स्कोप में, इस इनकम के दायरे में आता है ए, कोई भी सोर्स जो इंडिया से बाहर लोकेटेड है उससे कोई इनकम आ रही है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, which has not been disclosed in the return of income, जो फर्निश की गई थी, जो टाइम स्पेसिफाइड है एक्सप्लेनेशन 2 में सबसेक्शन 1 के 4 के 5 के 139 के सेक्शन के अंतर्गत जो भी सबसेक्शन है जिसमें कि रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल होती है, उसके अंतर्गत जो भी टाइम स्पेसिफाई किया गया है, अगर कोई भी रिटर्न जो फाइल की गई थी उसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया या फिर नहीं फाइल की गई रिटर्न, यानी फाइल की गई रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया गया, और इसका मतलब है जो अगर फाइल नहीं भी की गई रिटर्न तो भी डिस्क्लोजर नहीं माना जाएगा। तो ऐसा स्रोत जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है और उससे इनकम आ रही है। अब इसमें जो इनकम है
सेक्शन 3 में कहा गया था जो एसेट है उसकी वैल्यू तो उस साल में ली जाएगी जिस साल में वो नोटिस में आता है, लेकिन जहाँ तक इनकम का सवाल है, इनकम का टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर के संबंध में जो इनकम है उसी पे टैक्स लगेगा, यानी जिस साल की वो इनकम है उस साल की प्रोसीडिंग में वो टैक्स लगाया जा सकता है। इसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट जो इसमें है, जो सोर्स इंडिया से बाहर लोकेटेड है जिसके रिस्पेक्ट में रिटर्न फाइल करना जरूरी था 139 सेक्शन के अंतर्गत, लेकिन कोई रिटर्न फाइल नहीं की गई जो भी टाइम स्पेसिफाइड था 139 के अंतर्गत, और ये और स्पेसिफाई कर दिया गया कि मतलब जब रिटर्न नहीं फाइल की गई तो भी जो इनकम है, अगर रिटर्न ही नहीं फाइल की गई तो डिस्क्लोजर का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए वो इनकम जो किसी इंडिया से बाहर के सोर्स से आ रही है उस इनकम को भी टैक्स किया जाएगा ब्लैक मनी एक्ट के तहत, जिसका डिस्क्लोजर नहीं हुआ था। तो आउटसाइड इंडिया सोर्सेस से डील करता है ये ब्लैक मनी एक्ट, इस बात का हमको ध्यान रखना। ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, फॉरेन मतलब बाहर से, विदेशों में जो इनकम जनरेट हो रही है या एसेट वहां पे जो हैं। उसके बाद कोई भी अनडिस्क्लोज्ड एसेट जो इंडिया से बाहर लोकेटेड है उसकी वैल्यू। तो ये जो तीन चीजें हैं, पहले दो आइटम जो है इनकम के हैं और तीसरा आइटम जो है एसेट का है। और 4.2 में ये कह दिया गया कि इस इनकम को 30% पे टैक्स करते टाइम कोई भी डिडक्शन, कोई वेरिएशन अगर किया जाता है उस इनकम में फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड इंडिया इन द असेसमेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी, अगर कोई भी वेरिएशन किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 29 to 43 सी, मतलब बिजनेस इनकम के जो हेड्स हैं और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड हैं या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग का जो प्रोविजंस हैं, तो अगर कोई वेरिएशन इनकम टैक्स एक्ट में के तहत किया जाता है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम में, क्योंकि वो वेरिएशन जो है इनकम टैक्स एक्ट के तहत किया जा रहा है और वहाँ पे उसका टैक्स ले लिया जाएगा अगर वो सही होगा तो, जो वेरिएशन किया गया है, जैसा कि अपील में तय हो सकता है। और यदि वहाँ पे जो एडिशन किया गया है, वेरिएशन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, तो फिर उसको अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम नहीं मानेंगे। यानी मान लीजिए कोई सूचना आती है अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम के संबंध में और उसके ऊपर कार्रवाई 147 सेक्शन में कर दी जाती है या 143(2) सेक्शन के तहत कर दी जाती है। अगर कार्रवाई इनकम टैक्स एक्ट में कर दी जाती है और उस कार्रवाई के तहत ये इनकम बिजनेस हेड में या फिर अदर सोर्सेज हेड में टैक्स हो जाती है, तो फिर उसको इस एक्ट के तहत नहीं लिया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा गया 3 में कि इनकम जो इंक्लूड कर ली जा रही है टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और एसेट में इस एक्ट के तहत, वो इनकम टैक्स एक्ट के टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। यानी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जिससे कि कोई भी ऐसी इनकम दोनों एक्ट के तहत डबल टैक्स ना हो जाए, इसलिए ये प्रावधान किए गए हैं 4.2 और 4.3 कि अगर कोई इनकम जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स हो रही है तो वो ब्लैक मनी एक्ट में नहीं होगी, और अगर ब्लैक मनी एक्ट में वो टैक्स हो गई है, उसको इंक्लूड कर लिया गया है इस टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और एसेट के अंतर्गत इस एक्ट में, तो वो फिर इनकम टैक्स एक्ट में इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। और जब ये कहा जाता है कि वेरिएशन मेड मतलब ऑर्डर पास कर दिया गया और उसमें वेरिएशन कर दिया गया, एक बार वहां वेरिएशन कर दिया गया तो फिर यहां पर उसको नहीं लेना है ब्लैक मनी एक्ट। और जो ब्लैक मनी एक्ट के बारे में क्या है, इसको इंक्लूड कर दिया गया अगर टोटल डिस्क्लोज फॉरेन इनकम में, तो इंक्लूड कैसे किया जाएगा? बाय पासिंग एन ऑर्डर। तो दोनों केस में ऑर्डर पास होना चाहिए, और जहां भी ऑर्डर एक बार पास हो गया तो वो दूसरे एक्ट में फिर ऑर्डर उसमें नहीं पास हो सकता है।
और उस केस में दूसरे एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ड्रॉप करनी पड़ेंगी, जिससे कि दोनों एक्ट के तहत प्रोसीडिंग ना हो पाए और उसमें कंक्लूजन ना हो पाए प्रोसीडिंग का। उसके आते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 में कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में सेक्शन है कि जब हम टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और एसेट को कंप्यूट करते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए, तो नंबर 1 तो हमको कोई एक्सपेंडिचर अलाउंस या सेट ऑफ लॉस का वगैरह वगैरह नहीं देना है, भले ही वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों में अलाउ होता हो, लेकिन यहां पर नहीं देना है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों में लॉस हो और वहां पे लॉस एडजस्ट होने से अगर आपने कोई इनकम जोड़ भी दी तो टैक्स ज़्यादा नहीं आएगा। तो ऐसे केस में बेटर है कि ब्लैक मनी एक्ट में उस पर कार्रवाई कर ली जाए, क्योंकि 30% टैक्स यहाँ पे वहां पे आ सकता है। हालांकि जो पेनल्टी के हाँ मतलब यहाँ पर भी पेनल्टी के प्रावधान है और हम आगे देखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर सेट ऑफ लॉस है यहाँ पे अलाउ नहीं होता, तो इन दैट सेंस ये एक्ट जो है थोड़ा सा बेटर है फॉर गेटिंग मोर रेवेन्यू। और उसके बाद पार्ट 2 में 512 में कहा जा रहा है कि कोई भी इनकम जो कि असेस कर ली गई है टू टैक्स फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट प्रायर टू द असेसमेंट ईयर टू विच दिस एक्ट अप्लाइज, यानी 16-17 पे ये एक्ट अप्लाई करता है, और जिस असेसमेंट ईयर पे ये एक्ट अप्लाई करता है उसके पहले अगर कोई इनकम असेस कर ली गई है किसी भी असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स एक्ट के तहत, या कोई इनकम जो कि असेसेबल थी या असेस कर ली गई किसी भी असेसमेंट ईयर में अंडर दिस एक्ट, यानी ब्लैक मनी एक्ट में असेस कर ली गई या असेसेबल है ब्लैक मनी एक्ट में, तो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट में ही अगर कोई इनकम ऑलरेडी असेस कर ली गई है तो उसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे दोबारा से उसको टैक्स ना किया जाए, और इसलिए उसको वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट में से रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कोई अनडिस्क्लोज्ड एसेट खरीदा गया और उस अनडिस्क्लोज्ड एसेट को खरीदने में जो पैसा लगा वो ऐसी इनकम से था जो ऑलरेडी असेस हो चुकी है, असेसेबल है, या तो असेस हो चुकी है इनकम टैक्स एक्ट में, या फिर ब्लैक मनी एक्ट में असेसेबल है या असेस हो चुकी है वो इनकम जो कि अनडिस्क्लोज इनकम के रूप में असेस हो चुकी है, तो उस केस में उस इनकम को घटाना पड़ेगा अनडिस्क्लोज्ड एसेट के वैल्यू में से, क्योंकि हमने दो पार्ट में लिया हुआ है। एक तो वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट है, वो टैक्स होता है ब्लैक मनी एक्ट में लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और दूसरी चीज जो टैक्स होती है वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो ये दो चीज इसमें टैक्स होती हैं। तो यदि हमें कोई अनडिस्क्लोज्ड एसेट मिल गया आउटसाइड इंडिया और हमने पाया कि कोई ऐसी इनकम है जो कि असेस कर ली गई थी इनकम टैक्स एक्ट में प्रायर टू असेसमेंट ईयर, और प्रायर टू द असेसमेंट ईयर टू विच दिस एक्ट अप्लाइज, या फिर वो इस एक्ट में असेस कर ली गई थी या इस एक्ट में असेसेबल है, और तो उस केस में उस इनकम को जो असेसेबल है इस एक्ट में या असेस कर ली गई थी इनकम टैक्स एक्ट में, उसको रिड्यूस कर देना है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। यदि असेसी फर्निश करता है कोई एविडेंस असेसिंग ऑफिसर के सेटिस्फैक्शन पे कि जो एसेट था वो अक्वायर किया गया था उस इनकम से जो इस प्रकार से असेस्ड है या असेसेबल है टू टैक्स, यानी अगर वो एसेट अक्वायर किया गया इनकम से, ये सवाल होता है। यानी मान लीजिए कि कोई घर मिल गया अनडिस्क्लोज्ड, घर पे जो भी पैसा लगा उसमें से वो पैसा जो था वो अगर असेसेबल है इस एक्ट में या असेस हो चुका है उस एक्ट में, तो उसको
वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज एसेट से रिड्यूस करना होगा, क्योंकि जो भी कॉस्ट उसमें लग गई है उस एसेट में वो रिड्यूस करके जो बाकी वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू जो हम ले रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू उस साल में जब वो नोटिस में आता है अनडिस्क्लोज एसेट, तो उस वैल्यू में से हम वो वैल्यू घटा देंगे जो कॉस्ट में लगी है और जो ऑलरेडी असेसेबल है इस एक्ट में या फिर असेस हो चुकी है इनकम टैक्स एक्ट में। और उसके बाद साइड 2 the amount of deduction which is referred to in clause 2 of subsection 1 in case of immovable property shall be the amount which bears to the value of the asset as on the first day of the financial year in which it comes to the notice of the assessing officer, the same proportion as the assessable or assessed foreign income bears to the total cost of the asset. जो अनडिस्क्लोज एसेट खरीदा गया उसकी टोटल कॉस्ट के मुकाबले में जो असेसेबल पार्ट है या असेस्ड पार्ट है उसका, तो वो तो असेस हो ही जाएगा, उसका जो भी रेशो है टोटल कॉस्ट के साथ, उसी रेशो में हमको एक डिडक्शन देना है। वो डिडक्शन अगर x है तो x अपॉन द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब ये कि वैल्यू ऑफ द एसेट अगर दूसरे साइड चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो डिडक्शन है जो रिड्यूस करना है हमको, वो अमाउंट वो होगा जो कि उस प्रोपोर्शन में होगा जो कि फॉरेन इनकम का प्रोपोर्शन है टोटल कॉस्ट के साथ। तो यानी असेट फॉरेन इनकम अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू दी या मल्टीप्लाइड बाय दी वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसके एग्जांपल के लिए इलस्ट्रेशन भी यहाँ दिया हुआ है कि अगर एक घर था जो इंडिया से बाहर लोकेटेड था और एसएससी ने उसको अक्वायर किया 2009-10 प्रीवियस ईयर में 50 लाख रुपए देके, और इस 50 लाख रुपए में से 20 लाख जो था वो असेस हो चुका है टैक्स के लिए इन द टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 9-10। एसएससी ने एविडेंस दे दिया कि 9-10 में ये इनकम असेस हो चुकी है, इसमें से 20 लाख रुपए उस इनकम को मैंने यहाँ लगाया है। बाकी जो 30 लाख है वो असेस नहीं हुई है। तो ऐसे केस में हमको ये निकालना है कि हम वैल्यू ऑफ एसेट जब टैक्स करेंगे तो उस वैल्यू ऑफ एसेट में से क्या चीज रिड्यूस करें। तो रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि अगर ये एसेट 2017-18 में नोटिस में आता है तो 2017-18 में हम पाते हैं कि उसका जो वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए 100 लाख होता है, तो 100 लाख रुपए को हम टोटल ब्लैक मनी एक्ट में अभी टैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसा उस एसेट में लगा था उसमें से जो 20 लाख था वो असेस था टोटल 50 लाख में से। तो 20/50 जो है 100 लाख का, यानी 20/50 उसको हम माइनस कर देंगे एसेट की वैल्यू से। यानी एसेट की वैल्यू अगर 100 लाख है तो ये 20/50 इंटू 100 वो आ रहा है 40 लाख। तो 40 लाख को माइनस कर देंगे और 60 लाख को हम टैक्स कर लेंगे। इस तरह से ये कॉम्पिटिशन होगा अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट। के बाद टैक्स अथॉरिटीज के बारे में चेंज ऑफ इनकम्बेंट का था कि अगर टैक्स अथॉरिटी चेंज हो जाती है और एसएससी को रिक्वेस्ट देता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी जाए हियरिंग के लिए, अगर वो राइटिंग में रिक्वेस्ट करता है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी है, और बहरहाल जो प्रोसीडिंग है वो वहीं से कंटिन्यू करेगी जहां तक वो आई थी। उसके बाद सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था जो पावर्स ऑफ जैसे 131 के समकक्ष पावर्स हैं, सिविल कोड के जो पावर्स होते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स में, वो इंपोर्ट किए गए यहाँ पे। और इम्पाउंडिंग के बारे में था कि जैसे कोई भी अथॉरिटी जो सीआईटी से नीचे लेवल की है वो 30 डेज तक के लिए बुक्स को इम्पाउंड कर सकती है, और उसके बियॉन्ड अगर उसको इम्पाउंडिंग करनी है तो उसको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या पीसीआईटी या सीआईटी का अप्रूवल लेना होगा। और अगर सीआईटी से नीचे लेवल के कोई अथॉरिटी बुक्स इम्पाउंड करती है तो उसको रिकॉर्ड भी करने पड़ेंगे रीजंस ऐसा करने के लिए। अब आते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 बात कर रहा है प्रोसीडिंग बिफोर टैक्स अथॉरिटीज टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जो टैक्स अथॉरिटी के सामने प्रोसीडिंग्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं इंडियन पीनल कोड के, उसके संदर्भ में
जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। जैसे एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट बिफोर अ टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग within the meaning of these sections of the Indian Penal Code. Within the meaning and for the purposes, ये 193, 228 and 196 ये 3 सेक्शंस हैं इंडियन पीनल कोड के। इनमें जुडिशियल प्रोसीडिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है और गवर्नमेंट सर्वेंट को के साथ कोई अगर बदतमीजी करता है उस सिलसिले में कुछ पनिशमेंट वहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड है इन सेक्शनों में। तो उस पर्पस के लिए जो इस एक्ट में भी जो प्रोसीडिंग है उसको भी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। यानी कि अगर उसी तरह की बदतमीजी अगर ब्लैक मनी एक्ट वाले जो ऑफिसर के खिलाफ भी की जाती है तो इन सेक्शंस में उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उसको पनिश किया जा सकता है। और सेक्शन 195 के पर्पस से हर टैक्स अथॉरिटी एक सिविल कोड भी माना जाएगा, लेकिन चैप्टर 26 के पर्पस से नहीं। पहले हम देखते हैं 193, 228 एंड 196। तो ये आपके सामने इंडियन पीनल कोड है और इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 228 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 228 कहता है कि इंटेंशनल इंसल्ट, मंशा भरी इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट या उसके काम में व्यवधान डालना, सिटिंग इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा हुआ है। इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, whoever intentionally offers any insult, जो भी जानबूझ के मंशा के साथ इंसल्ट करता है या व्यवधान डालता है किसी पब्लिक सर्वेंट को, causes any interruption to any public servant, intentionally होना चाहिए। while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding, जबकि वो पब्लिक सर्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी स्टेज में बैठा हुआ है। तो ऐसा इंसल्ट या ऐसा इंटरप्शन के लिए एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ। ये है सेक्शन 192(28). तो जो जुडिशियल प्रोसीडिंग शब्द यहाँ यूज किया गया है वो ब्लैक मनी एक्ट में भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इसलिए इसका मतलब कोई भी इंटरप्शन या कोई भी इंसल्ट अगर ब्लैक मनी वाले ऑफिसर को भी किया जाता है, वो जो अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी स्टेज में बैठा हुआ है तो इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है। प्रोटेक्शन इसमें मिला हुआ है पब्लिक सर्वेंट को। नाउ लेट अस सी 193। तो ये है 193 आपके समक्ष। थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको और दिखे ठीक से। 193 शायद अब बेहतर दिख रहा होगा आपको। ये है 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। Whoever intentionally gives false evidence in any of a judicial proceeding, जो भी जानबूझ के मंशा के साथ झूठा एविडेंस, झूठी गवाही देता है, झूठे सबूत देता है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, और फैब्रिकेट्स द फॉल्स एविडेंस या झूठे सबूत को फैब्रिकेट करता है फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड इन एनी स्टेज ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, जिससे उसका इस्तेमाल किया जा सके किसी भी स्टेज में जुडिशियल प्रोसीडिंग के, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, उसको इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा। ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, आइदर डिस्क्रिप्शन यानी कि वो सिंपल या रिगोरस दोनों तरह की डिस्क्रिप्शन हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 साल तक के लिए, और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। तो झूठे सबूत देने के लिए बहुत कड़ी सज़ा है, और यदि कोई व्यक्ति झूठे सबूत देता है या झूठे सबूत को फैब्रिकेट करता है, फैब्रिकेशन में तो इंटेंशनल है ही है, और इंटेंशनली अगर झूठा सबूत देता है, ऐसा नहीं कि
गलती से झूठा सबूत चला गया उससे, वो जानता है कि ये झूठा सबूत मैं दे रहा हूं और वो झूठा सबूत वो दे देता है, तो उसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ये ब्लैक मनी एक्ट के अधिकारी इस समक्ष भी हो सकता है। And whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, और भी किसी केस में, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज न करने के अलावा भी अगर वो कोई झूठा एविडेंस देता है, इट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट बाय द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज करने का एविडेंस वो फॉल्स दे रहा है तब तो 7 साल की सजा है, और वैसे ही अगर कोई फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करके दे रहा है या इंटेंशनली दे रहा है झूठा एविडेंस, तो उसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और उसमें फाइन भी होगा। ये है 193। अब देखते हैं 195। 193, 194, 195, giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offense punishable with imprisonment for life or imprisonment. Whoever gives or fabricates false evidence, जो भी कोई ऐसा false evidence देता है, यहाँ पे intentional word का भी यूज नहीं किया गया, अगर कोई false evidence देता है या fabricate करता है false evidence, fabricate मतलब बनाना, intention ये है thereby कि to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted, कि ऐसा देने से वो कन्विक्ट हो जाएगा दूसरा पर्सन किसी ऑफेंस के लिए, कि वो जानता है कि ये चांस है, लाइकली है कि वो कन्विक्ट हो सकता है अगर वो झूठा एविडेंस, तो जानते हुए अगर कोई झूठा एविडेंस देता है इंटेंशन के साथ, कि वो जानते हुए कि चांस है कि वो कन्विक्ट हो जाएगा किसी ऑफेंस के लिए दूसरा व्यक्ति, और उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ वो एविडेंस दे देता है झूठा, एक ऐसा ऑफेंस जो कि कैपिटल ऑफेंस नहीं भी है, but punishable with imprisonment for life or imprisonment for a term of 7 years or upwards, shall be punished as a person convicted of that offense। अगर इस तरह से जो झूठा एविडेंस देगा वो उसी प्रकार से कन्विंस पनिश होगा जैसे कि उसी ऑफेंस के लिए वो खुद कन्विक्ट हो गया था, एज ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड। तो झूठा एविडेंस देने के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई है। बहरहाल हमारे यहाँ कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रश्न नहीं है, इसलिए ये उतना लागू नहीं। अब आते हैं सेक्शन 195 जो है, ये क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पे आते हैं, चैप्टर 26। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नॉर्मली हम लोग इंडिया कोड से जाके अगर लेते हैं तो दैट इज द बेस्ट वन दैट वी कैन गेट ओवर देयर। indiacode.nic.in is a very good site for getting any act or provision, और इसको बहुत अच्छा बना दिया गया है, तो वी रेकमेंड कि इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ओके, तो दिस इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। एंड लेट अस चेक कि कौन सा हमको इसमें, एक तो 20 चैप्टर 26 देखना है और 195 सेक्शन भी देखना है। तो
पहले हम 195 ढूंढ लेते हैं यहाँ पर। Prosecution for contempt of lawful authority of public servants, for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence. और जो चैप्टर की बात हो रही है दैट इज चैप्टर 26। सो चैप्टर 26 है provisions as to offences affecting the administration of justice, और इसमें प्रोसीजर है सेक्शन 195 से रिलेटेड। तो इसलिए सबसे पहले हम सेक्शन 195 को देखेंगे, और यहाँ पे लिखा है कि व्हेन रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार टू बी डीम्ड अ सिविल कोर्ट, और 195 का प्रोसीजर दिया हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है एवरी टैक्स अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 and not for the purposes of chapter 26। तो सेक्शन 195 के पर्पज से है, तो यानी कि जो प्रोसीजर है चैप्टर 26 में वो लागू नहीं होगा, बट द अथॉरिटी टैक्स अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195। और सेक्शन 195 में किस तरह से मीनिंग आ रहा है उसको देख लेते हैं। So here we have section 195, prosecution for contempt of lawful authority, तो बड़ा कर देते हैं, section 195 of the criminal procedure code, prosecution for contempt of lawful authority of the public servant for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence। और इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी ऑफेंस का, जो कि 172 से 188 जो इंडियन पीनल कोड है उसके लिए है, तो ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं कि कोई ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा जो 193 से 196 से, ये हमारे लिए रेलिवेंट है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऑफेंस का जो पनिशेबल है 193 से 196 में और 228 में, when such offense is alleged to have been committed in or in relation to any proceeding in any court, जब वो ऑफेंस किसी कोर्ट में किया जा रहा है। तो जहाँ पर कोर्ट की बात आती है तो ये जो सिविल कोर्ट है वो सिविल कोर्ट ब्लैक मनी एक्ट का के अंतर्गत जो अथॉरिटी है उसका जो ऑफिस है जहाँ पे वो आसीन है और अपनी प्रोसीडिंग, वो प्लेस भी कोर्ट है, और इसलिए इस सेक्शन के पर्पज से वो डीम टू बी सिविल कोर्ट है। तो उससे क्या होगा कि ये 195 का प्रावधान फिर लागू हो जाएगा कि कॉग्निजेंस लेने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होगी कि कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट, यानी कोर्ट जो है यानी कि जो ब्लैक मनी एक्ट का जो ऑफिसर है वो राइटिंग में कंप्लेंट देगा, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज दैट कोर्ट में ऑथराइज, या कोर्ट का कोई ऑफिसर भी राइटिंग में कंप्लेंट दे सकता है इन दिस बिहाफ और ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। तो जो ये राइटिंग में कंप्लेंट जाएगी ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में जाएगी, जो भी इस सेक्शन में जो 193 से लेकर 196 और 228 में जो कार्रवाई करेंगे उसके लिए ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट होते हैं। उस ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में ये कंप्लेंट करेंगे ब्लैक मनी के ऑफिसर जाके, या उनका कोई ऑफिसर करेगा या कोई उनके इंस्पेक्टर कोई भी कर सकता है जिसको ऑथराइज करें कि जाके कंप्लेंट करिए कि 193 से लेकर 196 के तहत कोई क्राइम घटित हुआ है या 228 के अंतर्गत इंडियन पीनल कोड के कोई क्राइम घटित हुआ है, और इस पर्पज से ये डीम टू बी सिविल कोर्ट माना जा रहा है। सो दैट क्लैरिफाइज टू अस दिस सेक्शन, विल नॉट गो इन ऑल द डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन मोटा मोटा हमारे समझने के लिए है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट के साथ छेड़खानी या उसकी इंसल्ट करता है तो उसके खिलाफ 193
196 228 में कार्रवाई करने के लिए कंप्लेंट फाइल की जा सकती है ब्लैक मनी ऑफिसर के द्वारा, जो भी ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट है उसमें, और उसकी कंप्लेंट जब फाइल होती है तब वो उसको कॉग्निजेंस लेना होगा, और इस कंप्लेंट के बिना स्वयं कोई कॉग्निजेंस वो कोर्ट नहीं ले सकते हैं, जो भी ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट है। अब आते हैं सेक्शन 10 पर। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट असेसमेंट। 10(1) says that for the purposes of making an assessment or reassessment under this Act, the assessing officer may, on receipt of an information from an income tax authority under the Income Tax Act or any other authority under any law for the time being in force, or on coming of any information to his notice, serve on any person a notice requiring him on a date to be specified to produce or cause to be produced such accounts or documents or evidence as the assessing officer may require for the purposes of this Act, and may from time to time serve further notices requiring the production of such other accounts or documents or evidence as he may require. तो ये जो अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एविडेंस की बात आ रही है, उसके पहले असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आएगी। असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आ सकती है या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी से आ सकती है किसी भी, और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स अथॉरिटी है उससे आ सकती है, या फिर किसी और लॉ के अंतर्गत कोई अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड है उससे इंफॉर्मेशन आ सकती है, या किसी और तरह से भी उसके नोटिस में इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो ये सूचना आ रही है। जब सूचना आती है तो उसके बाद सूचना को आने के बाद उसे क्या करना है, असेसमेंट अगर करना है फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर दिस एक्ट, तो अगर उसको असेसमेंट करना है तो उसके लिए उस सूचना पे उसको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यहाँ पर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम या एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया की सूचना है कि नहीं है। अगर कोई इस तरह की सूचना है तो और अगर उसका असेसमेंट करना है तो असेसिंग ऑफिसर सर उस पर्सन पे एक नोटिस जिसमें वो जरूरी कर सकते हैं, रिक्वायरिंग हिम, कि जो स्पेसिफाइड डेट है उस स्पेसिफाइड डेट पे वो अकाउंट डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे या करवाएंगे प्रोड्यूस, जो भी असेसिंग ऑफिसर को जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पज से। और उसके बाद भी टाइम टू टाइम वो फर्दर नोटिस भी भेज सकते हैं। तो यह 10(1) का नोटिस जाता है जहां से असेसमेंट शुरू होगा। उसके बाद भेज सकते हैं जिसमें कि वो और भी अकाउंट डॉक्यूमेंट एविडेंस मंगा सकते हैं। तो 10(1) के नोटिस एक के बाद एक भेजे जा सकते हैं जैसे जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस की जरूरत पड़ती है। 10(2) में कहा गया था असेसिंग ऑफिसर कोई भी इंक्वायरी कर सकता है जो वो जरूरी समझता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द undisclosed foreign income and asset of any person for the relevant financial year or years. किसी भी रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसिंग ऑफिसर को इंक्वायरी का पावर 10(2) में दिया गया है। जो भी इंक्वायरी वो जरूरी समझते हैं वो कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उसके बाद ये 10(2) में इंक्वायरी का पावर है। 10(3) में असेसिंग ऑफिसर उन अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस को कंसिडर करके जो उसने ऑब्टेन किए थे और जो भी रेलिवेंट मटेरियल है जो उसने इकट्ठा किया है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी रेलिवेंट मटेरियल गैदर्ड इन सबसेक्शन 2, जो इंक्वायरी करके उसने गैदर किया, एंड एनी अदर एविडेंस प्रोड्यूस बाय द एसएससी, और कोई और एविडेंस जो एसएससी ने प्रोड्यूस किया उसको मद्देनजर रख के कंसिडर करके वो राइटिंग में ऑर्डर करेगा। एंड ऑर्डर करेगा किसका, विल असेस और रीअसेस द अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट, एंड उसको असेस करके he will determine the sum payable by the SSC. तो ये जो 10(2) है जिसमें इंक्वायरी करने का पावर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि 10(1) का नोटिस इशू करने के बाद ही इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी कभी भी की जा सकता है अगर उसको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। This inquiry power is not subject to issue of the notice under section 10(1) because nothing like that is mentioned here. Because even for issuing, first we are to see whether that information is full or not.
if there is no full information, he should not be proceeding further. तो और फुल इंफॉर्मेशन लेके जब उसको लगता है कि हाँ असेसमेंट करना चाहिए और असेसमेंट करके कुछ रिजल्ट मिलेगा, तब वो असेसमेंट कर सकता है. And if any person fails to comply with all the terms of the notice under subsection 1, the assessing officer shall, after taking into account all the relevant material which he has gathered and after giving the assessing an opportunity of being heard, make the assessment or reassessment of undisclosed foreign income and asset to the best of his judgment. तो जैसे 144 का प्रावधान है, उससे रिलेटेड ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का प्रावधान है 10(4), जिसके अंतर्गत अगर पर्सन जो है नोटिस के टर्म्स पे कंप्लाई नहीं कर रहा, तो असेसिंग ऑफिसर खुद सारा रेलिवेंट मटेरियल जो भी वो इकट्ठा करता है और असेसी को उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी यहाँ पे, जिससे कि असेसी को वो इस बात पे अपॉर्चुनिटी दे दे कि हाँ, आफ्टर गिविंग द असेसी एन अपॉर्चुनिटी ही विल मेक द असेसमेंट. सो मौका दिया जा रहा है असेसी को, उसके बाद वो असेस कर सकते हैं बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट पे एंड डिटर्मिन द सम पेएबल बाय द असेसी. तो ये 144 के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है. लैंग्वेज भी उसी तरह की है. और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, which is section 11. Section 11 says that it is about time limit and कोई भी असेसमेंट का ऑर्डर या रीअसेसमेंट का ऑर्डर नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 10 आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच नोटिस अंडर 10(1) वाज इशू. जिस भी फाइनेंशियल ईयर में नोटिस इशू किया गया है, उसके अंत से 2 साल का और समय तक असेसमेंट का ऑर्डर किया जा सकता है या रीअसेसमेंट का ऑर्डर किया जा सकता है. Notwithstanding anything contained in subsection 1, an order of fresh assessment in pursuance of under section 18, setting aside or cancelling an assessment. Order section 18 में अगर ऑर्डर किया गया है जिसमें कि ऑर्डर को सेट असाइड, असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड या कैंसिल कर दिया गया है और फ्रेश असेसमेंट अभी किया जाना है, तो उसके लिए भी 2 साल का समय है. मे बी मेड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन व्हिच ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर. जब भी वो ऑर्डर सेक्शन 18 का रिसीव होता है सेट असाइड या कैंसिल करते हुए, तो प्रिंसिपल कमिश्नर के द्वारा, तो वह उसके अंत से, उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 2 साल का समय फ्रेश असेसमेंट करने के लिए भी दिया जा रहा है. उसके बाद सबसेक्शन 1 के प्रावधान shall not apply to the assessment or reassessment made in consequence of or to give effect to any finding or direction contained in any order under section 15 or 18 or 19 or 22 of this act, or in an order of any court in a proceeding otherwise than by way of appeal under this act. And such assessment or reassessment may, subject to the provisions of subsection 2, be completed at any time before the expiry of the period of 2 years from the end of the financial year in which such order is received by the principal commissioner or the commissioner. यदि सेक्शन 15, 18, 19, 22 के अंतर्गत कोई फाइंडिंग या डायरेक्शन दिया जा रहा है या किसी भी कोर्ट के द्वारा, जो अपील में हो चाहे बिन अपील के बियॉन्ड कोई भी स्टेज हो, रिट में हो या किसी भी तरह से हायर कोर्ट में, अगर कोई फाइंडिंग या डायरेक्शन दिया जा रहा है और उस डायरेक्शन में, चाहे वो डायरेक्शन 15, 18, 19 या 22 के अंदर या किसी भी कोर्ट का डायरेक्शन हो, अगर उस डायरेक्शन में कहा जा रहा है, एक फाइंडिंग या डायरेक्शन दिया जा रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई असेसमेंट या रीअसेसमेंट किया जाना है, तो ये जो असेसमेंट या रीअसेसमेंट है, इस पर 11(1) का प्रावधान नहीं लगेगा, बल्कि ऐसे रीअसेसमेंट या असेसमेंट पे वो करना होगा जब भी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को डायरेक्शन मिलता है उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 2 साल का टाइम यहाँ दिया जा रहा है. और ये जो लिमिटेशन का पीरियड कैलकुलेट करते वक्त कुछ एक्सक्लूजन भी किया है, जैसे जो भी टाइम लगता है रीओपनिंग में प्रोसीडिंग के, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, या जो पीरियड लगता है ड्यूरिंग विच असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टे हो गई थी किसी भी ऑर्डर या इंजंक्शन के द्वारा कोर्ट के, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा. और जो पीरियड कमेंस होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेफरेंस और फर्स्ट ऑफ द रेफरेंसेस फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेड बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अंडर
एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 90 और 90A। जो हमारा एग्रीमेंट दूसरे देशों से होते हैं, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट और दूसरे एग्रीमेंट, उन एग्रीमेंट के तहत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के प्रावधान होते हैं, जिसमें यहाँ के ऑफिसर बाहर के किसी कंट्री के ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो जब भी वो ऐसी इंफॉर्मेशन मांगते हैं एंड एंडिंग विद द डेट, और जिस तारीख में वो इंफॉर्मेशन मांगी गई, जब रेफरेंस किया गया, और उस डेट पे ख़त्म होकर जब वो प्रिंसिपल कमिश्नर को लास्ट जो प्रिंसिपल कमिश्नर है उनको रिसीव हो जाता है वो इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट की गई थी, या फिर 1 साल का पीरियड निकल जाता है, तो वो 1 साल का पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर 1 साल से कम में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो जब भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो तब तक का पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन 1 साल के बाद मिलती है तो केवल 1 साल का पीरियड एक्सक्लूड होगा। यानी इन्फॉर्मेशन अगर लेट आ रही है देन असेसी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है एंड असेसमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन द लिमिटेशन टाइम। सो एक्सक्लूजन का बेनिफिट 1 साल तक का ही मिल सकता है मैक्सिमम, नॉट बियॉन्ड दैट। Or provided that where immediately after the exclusion of the aforesaid time or period, the period of limitation referred to in subsection 1, 2, 3 available to the assessing officer for making an order is less than 60 days. अब लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक्सक्लूजन के बाद जो टाइम बच गया, आप 60 डेज से अगर कम का टाइम बचा हुआ है तो 60 डेज मिल जाएगा असेसिंग ऑफिसर को। यानी अगर वो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन आने में बहुत देरी हो गई तो जब भी इन्फॉर्मेशन आती है उसके बाद 60 डेज का टाइम फ्लैट है असेसिंग ऑफिसर के पास, नॉट मोर देन दैट। और एक्सप्लेनेशन 2 में कहा जा रहा है वेयर बाय एन ऑर्डर रेफर्ड विद सबसेक्शन 3, यानी जो जिस ऑर्डर 15, 18, 19 और 22 की बात हो रही है, इसमें फाइंडिंग या डायरेक्शन दिया जा रहा है। जब इस ऑर्डर के द्वारा कोई भी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या एसेट को एक्सक्लूड किया जाना है फ्रॉम द टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट फॉर एन असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसएससी, देन an assessment of such undisclosed foreign income and asset for another assessment year shall, for the purpose of section 10 and this section, be deemed to be one made in consequence of or to give effect to any finding or direction contained in the said order. अगर ऑर्डर में एक पर्टिकुलर ईयर के लिए वो कह दिया गया कि इसको अनडिस्क्लोज इनकम या फॉरेन इनकम एसेट से हटा दिया जाए, तो ये माना जा सकता है कि दूसरे भी किसी ईयर के लिए भी अगर उसको हटाना है तो वो उसी डायरेक्शन के कॉन्सिक्वेंस में दूसरे ईयर के लिए भी हटाया जा सकता है, क्योंकि जैसा यहाँ लिखा है कि कोई भी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट जो एक्सक्लूड कर दी जाती है टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट से किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए एसएससी के रिस्पेक्ट में, तो एन असेसमेंट ऑफ उसी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट का जो असेसमेंट है एक और असेसमेंट ईयर के लिए, दूसरे किसी असेसमेंट ईयर के लिए सेक्शन 10 के पर्पज से अगर करना है तो वो मान लिया जाएगा कि वो किया जा रहा है उसी के कॉन्सिक्वेंस में, यानी उसी ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में किया जा रहा है। क्योंकि अगर वो ऐसा ऑर्डर आता है कि इस साल में से हटा दीजिए, इसको दूसरे साल में होना चाहिए, ऐसी की फाइंडिंग या डायरेक्शन आ जाता है कि इस असेसमेंट ईयर के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो दूसरे असेसमेंट ईयर के लिए करने के लिए हमको जो लिमिटेशन है वो निकालने के लिए हमको उसको मानना पड़ेगा कि ये उसी ऑर्डर के डायरेक्शन में किया जा रहा है, और इसलिए जब भी वो ऑर्डर प्राप्त हुआ था प्रिंसिपल कमिश्नर को, उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 2 साल का टाइम उस नए असेसमेंट ईयर के लिए उस असेसमेंट को करने के लिए मिलेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 11। आज हमने रिवीजन भी किया और उसके बाद हमने इंडियन पीनल कोड से रेफरेंस लेके जुडिशियल प्रोसीडिंग के इंटरप्रिटेशन को भी समझा, और उसके बाद सेक्शन 11 तक हम लोग आ गए हैं। सो विद दैट वी कंप्लीट टुडेज सेशन, मॉर्निंग सेशन।